नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोक और अर्थव्यवस्था किताब की। इसके अंदर चैप्टर 8 को हम देख रहे हैं और इसमें 3-4 लेक्चर पढ़ने के बाद आज हमारा लेक्चर नंबर जो है 4 है, जिसके अंदर हम और परिवहन से संबंधित ढेर सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। हमने पिछले जो हमारे लेक्चर थे उसके अंदर हमने सड़क परिवहन की ढेर सारी बातें की, हमने रेल परिवहन की ढेर सारी बातें की, लेकिन आज का जो ये चैप्टर है ना रेल का है, ना सड़क का है और ना वायु का है। आज तो हम जल में गोते लगाएंगे। किस में गोते लगाएंगे? जल में गोते लगाएंगे। यानी आज हम नाव में चढ़ेंगे। किस में चढ़ेंगे? नाव में चलेंगे आज हम। पिछला हमारा लेक्चर आपने देखा रेल मार्ग से संबंधित था और आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से एक एक चीज को जाना और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। लेकिन आपको बता दूं, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपके लिए नया है। मतलब अधिकतर बच्चों के लिए जल मार्ग नया होता है, क्योंकि रेल तो हम देखते रहते हैं लेकिन जल मार्ग में हमारा जाना कम होता है। इसलिए जल मार्ग की बड़ी प्यारी प्यारी चीजें, जैसे रेलवे लाइन्स हुआ करते हैं, जैसे सड़क में महामार्ग हुआ करते हैं, बड़े बड़े हाईवेज हुआ करते हैं, ठीक वैसे ही मेरे गुलगुलू जल मार्ग में भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें होती है। जल के भी मार्ग होते हैं और भारत के 5 ऐसे जल मार्ग आज हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है और जहां से बड़ी बड़ी नावें जाया करती है। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को और एक एक चीज को पढ़ते हैं। जल परिवहन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जल परिवहन, यानी कि जल मार्ग। जल परिवहन मतलब जल मार्ग की बात हम कर रहे हैं। भारत में जल परिवहन का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है भाई, सदियों से हो रहा है। आपको याद है वो केरल के कालीकट बंदरगाह से मई की उस चिलचिलाती धूप में 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आया था और वो नाव में बैठ के आया था और यहां से काली मिर्च लेके गया था, यहां से मसाले लेके गया था और 60 गुना दामों में बेचा उसने। फिर भी धीरे धीरे विदेशी आने लगे। तो जल मार्ग ही वो है जिससे लोग पहले यहां भारत में आने लगे, विदेशी लोग। तो जल परिवहन बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन इसके विकास की बात, इसके संरक्षण की बात, इसमें क्या कैसे डेवलप किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, ये भारत को बहुत लेट पता चला। भारत इस चीज को पहले समझ ही नहीं पाया कि यार जल में भी कुछ हमें करना चाहिए। जल विकास से संबंधित बातें, जल विकास से संबंधित मुद्दे आदि चीजों को समझने के लिए धीरे 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 भारत ने रणनीति बनाई और 1986 में भारतीय जल विकास के लिए ढेर सारी चीजें, संरक्षण की, विकास की, सुरक्षित परिवेश की आदि बातों के लिए एक प्लान बनाया गया और एक बोर्ड बनाया गया जिसे 1986 में बनाया गया। तो ऐसी कुछ बातें हम करेंगे। देखो ये नाव जा रही है, नाव बहुत बड़ी हो सकती है, जितनी बड़ी आप करनी चाहे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है रेल जल मार्ग की? सबसे सस्ता है भाई साहब, ये सबसे सस्ता परिवहन। पिछले लेक्चर में मैंने बताया तिरुगामी कौन सा है? वायु परिवहन, जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे सस्ता परिवहन है, सबसे सुलभ है, आसानी से जो है बैठ के जा सकते हैं, नाव आसानी से अवेलेबल हो जाती है। क्या क्या बातें हैं सारी हम पढ़ेंगे। भारत में जल परिवहन का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, प्राचीन समय से चल रहा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता है एवं अनुकूल है, सबसे सस्ता है और क्लाइमेट के अनुसार, इकोसिस्टम के अनुसार यह अनुकूल साधन है। कैसा साधन है? ये अनुकूल साधन है। इसके अलावा भारी एवं वृहत सामानों के परिवहन हेतु ये सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब सस्ता तो है ही, लेकिन बड़े बड़े भारी सामान को आप ट्रक में डालते हैं तो कितना किराया लगता है, कितने ट्रक भर भर के ले जाने पड़ते होंगे, ज्यादा सामान होता है तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, रेल में भी ले जाते हो तो कितनी मालगाड़ियों की जरूरत पड़ती होगी, है ना। लेकिन बड़ी बड़ी नाव के अंदर उसको आप लोड कर दो, ज्यादा माल ले जाने की क्षमता है, भारी माल को ले जाने की क्षमता है, भारी से भारी माल को। आप देखते हैं ट्रक के अंदर ज्यादा माल डाल लोगे तो टायर फूट जाएंगे। यहाँ तो कोई डर ही नहीं है, उसको मैनेज किया जाता है उस हिसाब से कि पानी में डूबे नहीं। तो भारी एवं बड़ा जो सामान होता है, देखो भारी और वृहत जो सामान होता है उसको परिवहन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन जो परिवहन का है वो कौन सा है? अरे जल परिवहन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे सस्ता, भारी सामान को ले जाने वाला,
सबसे भारी भरकम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला हमारा जल परिवहन, जिसके बारे में 1986 में पहली बार सोचा गया और एक बोर्ड बनाया गया। ठीक है ना। आगे देखिए, जल परिवहन दो प्रकार का होता है। एक तो आंतरिक जल परिवहन, जिसे अंतःस्थलीय भी कह सकते हैं, और एक महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक को तो हम आज इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे, लेकिन महासागरीय जो है हो सकता है कि अगले लेक्चर तक पढ़े हम इसको। लेकिन आंतरिक जल परिवहन क्या है, इस चीज को आप समझ लो। यही आंतरिक जल परिवहन का मतलब होता है जो जल परिवहन छोटे क्षेत्रों में हो रहा है, मतलब स्थल के परिवहन में हो रहा है, स्थल वाले क्षेत्रों में हो रहा है। नहीं समझ में आया तो समझो, यहां लिख देता हूं मैं। जो परिवहन, जो जल परिवहन नहरें और तालाब, तालाब में तो कम ही हो पाता वैसे, झीले आदि पर होता हो, आदि पर होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अंतःस्थलीय जल परिवहन। ठीक है। महासागरीय में तो बड़ी बड़ी नावें, और यह आंतरिक जल परिवहन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और सारी चीजें हम इसमें ही पढ़ते हुए आगे चलेंगे। आगे देखिए, अंतःस्थलीय जल परिवहन की अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत नदियां आ जाती हैं, नहरें आ जाती हैं, पश्च यानी छोटी बड़ी झीलें आ जाती है, संकरी खाड़ियां आ जाती है। यानी कि अंतःस्थलीय जल, यानी जिसको हम या तो अंतःस्थलीय जल परिवहन कह सकते हैं या आंतरिक जल मार्ग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतःस्थलीय मतलब जो स्थल पे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है शुरू में टॉपिक में, ऐसे नहीं कि शुरू में सर अब तो समझ नहीं आ रहा कुछ। हम बात कर रहे हैं भारत के पानी के अंदर जो नावें चलती है उनकी, और उनमें दो भाग होते हैं, एक तो महासागर में चलने वाली, एक नहरों में झीलों में चलने वाली। तो झीलों के अंदर और नहरों के अंदर और घाटियों के अंदर जो नावें चलती है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो वर्तमान में भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है। तो भारत में 14,500 किलोमीटर पर नावें चलती है। कितने में? 14,500 किलोमीटर। बहुत बड़े किलोमीटर होते हैं 14,500 किलोमीटर, इतने में नावें चलती है। क्योंकि भारत का ये क्षेत्र देखो आप पूरा ही, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, यहाँ आपका अरब सागर है, पानी पानी है यहाँ, अरब सागर। क्योंकि भारत यहाँ से तटीय है ना, पूरा तट है ये, भारत का पानी का तट है पूरा ये। ठीक है ना। ये बीच में तो पठार है, लेकिन ये पूरा तटीय भारत है। ठीक है। दूसरा, इधर देखो आप बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये क्षेत्र आ गया इधर। ठीक है। इधर आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र हिंद महासागर का है, हिंद महासागर, पूरा पानी वाला क्षेत्र है ये हिंद महासागर। ठीक है ना। तो भारत, यहाँ आप देखेंगे तो लक्षद्वीप आ जाता है, मिनिकॉय द्वीप आ जाता है, इधर आप 36 द्वीप आ जाते हैं, यहाँ टोटल 36 द्वीप है। तो ये पूरा पानी का क्षेत्र है। इन द्वीपों पर आने जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जाएगा, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे। 36 द्वीप है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो 572 द्वीप है, 572 द्वीप। यहाँ पे आने जाने के लिए पानी से प्रयोग किया जाता है। जैसे लिब्रित द्वीप है, रिची द्वीप है, ये सब द्वीप यहाँ आ जाते हैं। अंडमान निकोबार है, जबकि उधर 11 पे तो मानव रहता है, इधर तो मानव कम रहता है। लेकिन 36 में से 11 द्वीप ऐसे हैं, यहाँ पे 11 द्वीप ऐसे हैं जिस पर मानव रहता है। कौन रहता है? मानव। ये मैंने थोड़ा ऐसे रफली कराया आपको, थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब जल परिवहन की जरूरत होती है भारत में। अब आप समझ गए ना, एक टापू से दूसरे टापू पर जाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जैसे भारत से किसी को श्रीलंका जाना है तो जल मार्ग द्वारा जाएगा, सीधी सी बात है, नाव में बैठ के जाना पड़ेगा उसको। ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं इसको। अब आधे कहते क्यों एरोप्लेन से नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ट्रेन बस से चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब आधे कहेंगे नहीं सर, जल के अंदर पाइपलाइन डाल देंगे, पाइपलाइन में तैरते हुए चला जाएगा, तो वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है ना। लेकिन याद रखें, मोस्टली जल से लगे हुए देश हैं, मालदीव जैसे, श्रीलंका देश है। भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है। देश के कुल परिवहन में इसकी भागीदारी लगभग 1% है। यानी देश का जितना भी जल है, जितना भी जल परिवहन होता है, उसमें इसकी भागीदारी जो है 1% है। ये देखो, ये नाव जा रही है, पानी के अंदर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नदी है, ये क्या है भाई?
नदी, इसीलिए इसको अंतःस्थलीय कहेंगे। अब यहाँ नदी हो सकती है, यहाँ झील हो सकती है, यहाँ कोई नहर हो सकती है, यहाँ कोई घाटी हो सकती है जिसमें से पानी निकल रहा हो, वहां से अगर कोई नाव जा रही है तो उसको हम अंतःस्थलीय जल परिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःस्थलीय जल परिवहन। आगे देखिए, देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास की बात पहली बार कि भारत में राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उनका विकास कैसे किया जाए, उन्हें कैसे डेवलप किया जाए, उनके बारे में क्या बातें करनी चाहिए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, उन्हें नियमित कैसे चलाया जाए, उनमें कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसमें पहली बार 1986 में सोचा गया। 1986 में पूरे भारत के अंदर एक अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण बनाया गया। क्या बनाया गया? अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, यानी भारत के जल मार्ग के बारे में जो विकास, संरक्षण और नियमन की बात करेंगे। देखो, आजादी के कितने समय बाद 1986 में जाते जाते कितनी बड़ी विडंबना की बात है। 1947 में देश आजाद हुआ। सड़क की बातें तो हम उस समय करने लग गए। 1943 में, आजादी से पहले 1961 में तो सड़क का 20 वर्षीय कार्यक्रम बना लिया। लेकिन यहां आप देखिए, रेल 1853 में डेवलप करने लग गए। लेकिन भारत के आजाद होने की अगर बात करें, आजाद होने के बाद तो 1986 में जल के बारे में और जल परिवहन के बारे में सोचना बड़ी विडंबना की बात है। इतना लेट सोचा गया, चलो कोई बात नहीं, जब भी सोचा। इस प्राधिकरण के द्वारा अगर लिखित अंतःस्थलीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इस प्राधिकरण के तहत अगर लिखित, यानी आगे जो हम देखेंगे, अंतःस्थलीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग माना गया। जो 4-5 हम पढ़ने वाले हैं, अब देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां से कहां तक चलता है, कैसे चलता है, ये सारी बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम कहां बनाए? इसका डायग्राम बनाएंगे हम इस प्रकार से, तिरछा है ना। तो ये कहां से कहां तक चलता है? तो सबसे पहले ये शुरू होता है इलाहाबाद से। कहां से शुरू होता है? इलाहाबाद से। कौन सा? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, ठीक है ना। इलाहाबाद से सीधा यूं पानी में से आता है और यहां लास्ट में एक जगह पड़ती है हल्दिया। कौन सी जगह पड़ती है? हल्दिया। यहां तक आता है। अब इसके 3 पार्ट जब हम करेंगे ना, तो फरका और पटना बीच में आएगा, फिर और कोई नहीं आएगा। यानी इन 2 सिटी के अलावा अगर हम बीच में किसी सिटी को याद करेंगे तो एक तो फरका याद करेंगे और एक पटना याद करेंगे, बस। और कोई सिटी नहीं आएगी बीच में ना, क्योंकि ये पहले हल्दिया से फरका जाएगा, फिर फरका से पटना जाएगा, फिर पटना से फिर उसी क्षेत्र होते हुए इलाहाबाद की तरफ ऐसे डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक का ये जल मार्ग, ये मोस्टली 3 नदियों को क्रॉस करते हुए जाता है। कितनी नदियों में से गुजरता है? तो आप याद रखें, गंगा और कौन सी? भागीरथी। भागीरथी और हुगली, 3 नदियों में ये चलता है। अब सीधा सा हमें याद हो जाता है कि 3 नदियों में चल रहा है, मतलब गंगा में चल रहा है, इसका मतलब यूपी बिहार में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो देखिए आप, ये जल मार्ग, इस लाइन को छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि इस बिंदु पे बात कर रहे हैं हम अभी। ये जल मार्ग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। देखो, इस क्षेत्र से आप इलाहाबाद से हल्दिया जाओगे आप, और गंगा नदी का नाम आप ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बिहार और यूपी का नाम आएगा, पश्चिम बंगाल का नाम आएगा। तो आप याद रख ले इसको कि ये कहां कहां चलता है। तो यहाँ इन क्षेत्रों से 4-5 राज्यों से निकलता है, जिसमें आपको यूपी याद रखना है, यूपी, ठीक है, बिहार याद रखना है, ये 2 तो आपको याद रखना ही है। झारखंड याद रखना है, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, ठीक है ना। और कौन सा? पश्चिम बंगाल, पीबी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। बस इतना से याद कर लोगे, बहुत है। गुजरता है, मतलब इन से ये गुजरता है, इनके अंदर से ये गुजरेगा, ये बहुत बड़ी बात है। यूपी, पीबी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तो पहले लिख ही दिया मैंने। तो इन राज्यों से ये गुजरा करता है। तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग आसानी से याद हो जाता है। दूरी की बात करें तो अपने आप में एक योग्य स्थान रखता है। 1620 किलोमीटर इसकी दूरी है, 1620 किलोमीटर टोटल दूरी है इसकी। आसानी से याद हो जाता है। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 याद करना होता है तो सबसे पहले हुगली,
हल्दिया क्षेत्र, ठीक है ना, हल्दिया क्षेत्र को याद रखना है। हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया 1 हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है। और यूपी, बिहार, झारखंड और अन्य क्षेत्रों में अगर देखें, यूपी, बिहार, झारखंड के अलावा, तो पश्चिम बंगाल अपने आप में एक अलग क्षेत्र रखता है, अलग जगह रखता है, तो पश्चिम बंगाल डेवलप हो जाता है इनके साथ। यूपी, बिहार, झारखंड तो एक से ही लगते हैं, पश्चिम बंगाल थोड़ा अलग से लगता है। कैसे? क्योंकि यूपी, बिहार और झारखंड, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, लैंग्वेज ही लगभग सेम आ जाती है। पश्चिम बंगाल वाले थोड़े अलग दिखते हैं इससे, क्योंकि वो बंगाल से टच हो जाते हैं। तो ये 4 राज्यों से। नदियों की बात करें तो हुगली, गंगा, भागीरथी। किलोमीटर की बात करें तो 1620 किलोमीटर, आसानी से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो कहां से चलता है? इलाहाबाद से। कहां तक चलता है? हल्दिया से, ठीक है ना। अब आप ये भी कह सकते हैं हल्दिया से इलाहाबाद तक चलता है, इलाहाबाद से हल्दिया से, कोई दिक्कत नहीं। भागीरथी हुगली नदी तंत्र है, आसानी से। शाहबाद जिला जो है पश्चिम बंगाल का, वहां से होकर ये गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ऐसे हम दूसरे वालों को याद करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? राष्ट्रीय जल, जैसे रेलवे स्टेशन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है ना, वैसे ही भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो हल्दिया से इलाहाबाद या इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इतने किलोमीटर जाता है, इन राज्यों से जाता है और इन नदियों से गुजरता है, क्योंकि ये अंतःस्थलीय है। कैसा है? अंतःस्थलीय। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और क्या है इसकी खास बात? ये जलमार्ग भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यांत्रिक नौका द्वारा पटना तक, साधारण नौका द्वारा इलाहाबाद तक नौकायान के योग्य है। यह जलमार्ग भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। यांत्रिक नौका द्वारा पटना एवं साधारण द्वारा इलाहाबाद तक नौकायान चलता है, मतलब पटना, नौकायान आदि द्वारा चलता है। अब देखो, विकासात्मक उद्देश्य से इसे 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग आसानी से याद हो जाते हैं। कैसे याद हो जाते हैं? देखो, शुरू कहां से हुआ? हल्दिया से। शुरू कहां से हुआ था? हल्दिया से, ठीक है। खत्म कहां होगा? इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये देखो, हल्दिया से शुरू हुआ, खत्म कहां हो रहा है? इलाहाबाद में खत्म हो रहा है, ठीक है। हल्दिया से इसकी 3 स्टेशन आएगी। जैसे ये हल्दिया है, यहां से शुरू हुआ और इलाहाबाद तक आया, तो 3 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन आएंगे? 3 स्टेशन। ये लास्ट वाला तो लास्ट वाला ही आ जाता है, खत्म ही कर देते हैं इसको, वहीं 3 मान लेते हैं इसको अलग से, ठीक है ना। समझिएगा इस बात को आप आसानी से। ये है सबसे पहले, ये कहां से कहां तक? हल्दिया से फरका तक आएगा, हल्दिया से फरका तक, ठीक है। फिर देखो, हल्दिया से फरका आया, फिर शुरू कहां से होगा? वापिस फरका से होगा। तो फरका से शुरू होकर कहां तक आ गया? पटना तक। फरका से कहां आया? पटना। और फिर शुरू कहां से होगा? आगे पटना से होगा। तो पटना से कहां आ जाएगा? इलाहाबाद, जो लास्ट पॉइंट है इसका। तो 1 2 3 के रूप में चला ना। मतलब मैंने पहले शुरू में जब लेक्चर शुरू किया था तो आपको बताया था इसमें 2 ही शहरों के नाम और आएंगे, फरका और पटना, क्योंकि हल्दिया से शुरू होके जो है फरका तक आ जाता है, फिर फरका से शुरू होकर पटना तक जाता है, और फिर पटना से शुरू होकर इलाहाबाद तक जाता है। तो हल्दिया से लेकर ये जो इसकी दूरी है फरका तक, ये 560 किलोमीटर है, और फरका से लेकर इसकी पटना तक जो दूरी है 460 किलोमीटर है, यानी 100 का अंतर है। 560 तो हल्दिया से फरका, और फरका से पटना तक 460, और पटना से फिर इलाहाबाद तक ये आता है, तो ये 600 किलोमीटर है। कितना है भाई? 600 किलोमीटर। ये कितनी थी? 460 किलोमीटर। ये कितनी थी? 560 किलोमीटर। ये आसानी से याद हो जाता है इस तरह से आपको, ठीक है ना। तो 2 ही शहर नए हैं, ये फरका और ये पटना, बाकी 2 सेम ही है, जहां से चला वहीं खत्म हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। 3 नदियां, गंगा, भागीरथी और हुगली, 4 राज्य, बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल। कहां से कहां तक, कितना किलोमीटर, तो सारी चीजें आपको याद रखना। ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका पहला, ठीक है। फरका में गंगा नदी पर 25 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ। किस जगह? फरका में। देखो, हम फरका पढ़ा हमने, मतलब जैसे हल्दिया से आया, फरका आया, फिर वहां से पटना और फिर आगे की तरफ गया, तो वहां पे एक बांध बनाया गया ऊंचा सा फरका में। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है ना, 25 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। इसके द्वारा गंगा नदी के ऊपरी सिरे के जल को 385 किलोमीटर लंबी सहायक नहर बनाकर भागीरथी नदी में डाल दिया जाता है, मतलब पानी को इधर से इधर डाल दिया जाता है। यहां से जल हुगली नदी में पहुंचता है। इससे हुगली नदी सालों भर जल से भरी रहती है तथा कोलकाता बंदरगाह में जमने वाली मिट्टी बहकर समुद्र में गिर जाती है, यानी ये बंदरगाह साफ हो जाता है।
ये नदियों की बात आ गई। मतलब इस नदी का पानी जो है थोड़ा सा इसको दे दिया जाता है तो जो बंदरगाह होता है उसको भी साफ करने में मदद मिल जाती है और नदी भी सुचारू रूप से पूरी साल चलती रहती है। तो ये दोनों की आपसी की दोस्ती है गंगा और भागीरथी नदी की। समझ गए? तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। ठीक है, 10 मीटर गहराई वाले जहाज कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच सकते हैं। 2010 तक अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा हल्दिया सागर द्वीप से फरका तक नौकायन तो जलमार्ग की गहराई 3 मीटर थी यानी गहराई में। फरका से पटना तक 2 मीटर और पटना से इलाहाबाद तक 1.5 मीटर है। यानी हमने पढ़ा ना, देखो पहले हल्दिया से चला और फिर कहाँ आके रुका, हल्दिया से फरका और फिर फरका से कहाँ तक, पटना, फरका से पटना और पटना से फिर इलाहाबाद पे आके रुका। तो ये जो पानी जो है इसकी मात्रा कम होती जाती है। इस क्षेत्र में अगर पानी को हम देखें हल्दिया से फरका तक तो पानी की अंदर की जो गहराई है वो 3 मीटर है, 3 मीटर। लेकिन आगे अगर पानी को देखें तो ये 2 मीटर हो जाती है और उससे भी आगे देखें तो ये 1.5 मीटर हो जाती है। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं कैसे। मतलब जैसे जैसे इलाहाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं हम हल्दिया से, पानी का जो स्तर है, गहराई जो है वो कम होती जा रही है। पहले स्टेशन तक हम पहुंचे फरका तक तो पानी की गहराई 3 मीटर थी, उससे आगे हम पटना तक पहुंचे तो पानी की गहराई 2 मीटर हो गई और पटना से फिर इलाहाबाद तक पहुंचे तो पानी की गहराई जो है घटकर 1.5 मीटर हो गई। बस यही बात ये बताना चाह रहा आपको, 2010 से ऐसा हो रहा है। ठीक है, इससे आगे अगर हम समझे तो बहुत प्यारी चीज आ रही है हमारे सामने। 2011 तक फरका एवं पटना के बीच गहराई को बढ़ाकर 2.5 मीटर तथा पटना से इलाहाबाद के बीच 2 मीटर करने का लक्ष्य रखा गया है कि अगर ऐसे पानी गिरता ही जाएगा तो फिर नाव चलेगी कैसे। 2-4 मीटर पानी तो चाहिए, पता चला कि कल को आधा मीटर ही हो गया, नाव नीचे टच हो गई जमीन पे, ये जल मार्ग की बजाय जो है सड़क मार्ग बन गया है ना। तो इसलिए पानी इसमें बढ़ाया जाता है। ये इस प्रकार से नाव जा रही है, देखो इस शहर से जोड़ रही है, फरका पटना आदि शहर होते हैं जहाँ नाव चली जाती है, सामान लेके जा रही है आराम से। तो नौकायान द्वारा संचालित रूप से जल मार्ग जो है इस प्रकार से डेवलप होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल प्राधिकरण इस प्रकार से काम करता है जो 1986 से विकास और संरक्षण की और नियमन की बात कर रहा है पूरी नावों की, है ना। तो इस चीज को आपको समझना है, जानना है। आगे देखिए बहुत प्यारी चीज, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। पहला 3 नदियां 4 राज्य, पहला वाला याद करा रहा हूं, 3 नदियां याद करो, 4 राज्य याद करो, 3 उसके स्टेशन याद करो, आसानी से याद हो जाता है। किलोमीटर याद करो और कहां कितना जल स्तर है, 3 किलोमीटर जल स्तर कहां है, 2 कहां है और 1.5 कितना जहां पे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको याद करनी है। वो पहला वाला था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ये जलमार्ग असम से ही चलता है और असम से ही खत्म हो जाता है। यानी शुरू कहां से हुआ, असम में एक जगह है धुबरी, कौन सी जगह है, असम में एक जगह है, सॉरी सादिया, कौन सी जगह है भाई, सादिया, सादिया कहां की जगह है, असम की। खत्म ये कहां होगा, धुबरी में। ठीक है, धुबरी जो स्थान है वहां पे खत्म हो जाएगा धुबरी। ये भी कहां है, असम में। तो असम में ही चलता है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे वो पूरा केरल में ही चलता है, तट पे चलता है, एक विशाखापट्टनम में चलता है, वो भी हम देखेंगे। यानी 5 जलमार्ग पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं हमें, 5 पढ़ने होते हैं मोस्टली। आपके सिलेबस में 2 या 3 है, देख लेंगे अभी जो भी है। ठीक है ना। ये जलमार्ग सदिया असम से धुबरी असम तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर है। एक ही नदी आ रही है इसमें, कौन सी, अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर लंबाई की बात करें तो कितना है, 891 किलोमीटर। बताओ वो कितना था, उसमें नदी कौन सी थी, भागीरथी थी, हुगली थी और एक और थी, भागीरथी, हुगली और अपनी गंगा। ठीक है ना। इसमें कौन सी है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र। उसमें कौन था, यूपी था, बिहार था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था। लेकिन इसमें कौन है, सिर्फ और सिर्फ असम। सादिया से शुरू होती है, धुबरी पर खत्म। वो कहां से, हल्दिया से शुरू हो रहा था, इलाहाबाद में खत्म। याद तो सब कुछ हो ही रहा है, डरने की कहां जरूरत है। ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, दूरी में विस्तृत है, इसको रीड कर लो एक बार। ये जलमार्ग सादिया असम से धुबरी असम तक, दोनों असम है, ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी मुहाने में डिब्रूगढ़ तक स्टीमर लगाने योग्य है। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है, डिब्रूगढ़ जगह पर स्टीमर, छोटी नावें जो है वो भी यहाँ चलाई जा रही है, जो आने जाने के लिए काम आ जाए। ये देखो स्टीमर जा रहा है यहाँ से,
ये घूम के इधर चला जाएगा, ठीक है ना, आराम से बैठ के कोई भी आराम से 5 रुपये दे के, ठीक है ना। आगे देखिए, इतना ही था बस, वो उसकी कहानी खत्म। वो बड़ा था पहला वाला, तीसरा वाला भी बड़ा है, दूसरा वाला छोटा सा ही है। असम से शुरू करो, असम पे खत्म करो, किलोमीटर याद रखो, ब्रह्मपुत्र नदी को याद करो और स्टीमर चला दो, आसानी से याद हो जाता। बताओ 2 याद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए, तो तीसरा भी याद हो जाएगा। क्यों डरते हो मेरे लाडलू? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 हम देख रहे हैं कि कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। बताओ पहले की कितनी थी, दूसरे की कितनी थी? तीसरे की मैं दिखा रहा हूं आपको, दोनों याद करवा के आया हूं आपको। इसका विस्तार केरल के पश्चिम तटीय क्षेत्र से सिर्फ तीसरा जो जलमार्ग है केरल में चलता है। कहां चलता है भाई? केरल में। केरल में भी कहां चलता है? केरल के पश्चिम तट पर चलता है। केरल का जो पश्चिम तट है उस पर चलता है। केरल का पश्चिम तट बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो केरल के पश्चिम तट पर तटीय क्षेत्र में 205 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत पश्चिम तट नहर, यानी कि ये जो है, ये चीजें आपको अच्छे से याद करना है। देखो इसके स्टेशन कैसे याद करें हम। ये केरल में चलता है, ठीक है ना, 3 स्टेशन आएंगे इसके और केरल में ही खत्म हो जाता है। तट पर चलता है, केरल तट और केरल तट। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके 3 स्टेशन है। कितने स्टेशन है? 3 स्टेशन आते हैं, ठीक है। अब इन 3 स्टेशन को कैसे याद करें? पश्चिम तट पर कोटापुरम केरल से कोल्लम तक आता है, यानी कि पहला स्टेशन, जिसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां अच्छे से लिख पाएंगे, कोटापुरम केरल से कोल्लम केरल तक, यानी पश्चिम तट पर एक स्टेशन है जो कोटापुरम से लेके कोल्लम तक है। पहला स्टेशन कोटापुरम से कहां तक है? कोल्लम तक। बस इतना याद रखें आप। पहला स्टेशन कोको, पहला स्टेशन क्या है भाई? कोको। पहला स्टेशन कैसे याद रखना है? कोल्लम से, कोटापुरम से कोल्लम तक, ठीक है। अब दूसरा जो है कोची केरल से पाथलम सेतु केरल तक है, और उसको मिलाकर हम क्या कहेंगे? उद्योग मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उद्योग मंडल। दूसरे वाले का नाम क्या है? उद्योग मंडल। अब ये उद्योग मंडल में 2 जगह हैं। उद्योग मंडल में कितनी जगह है? 2 जगह। वैसे ही चपकारा नहर कोची से अवला मुंगल तक है, तो ये चपकारा जगह है, चपकारा। और ये कौन सी है? उद्योग मंडल। देखो फिर से समझो मेरी बात को। कोटापुरम से कोल्लम तक जाता है पहला स्टेशन, क्लियर। दूसरा स्टेशन उसका नाम है उद्योग मंडल, और तीसरे स्टेशन का नाम है चंपकारा। फिर से समझो एक बार, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसके 3 दूरी आपको आसानी से याद होगी, 205 किलोमीटर है न। हमने तट पर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, केरल के तट पर है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि 3 स्टेशन है मोस्टली। तीनों स्टेशनों में पहला वाला हमें याद हो जाता है कोको के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी ट्रिक है। कोको उसका नाम नहीं है, ठीक है। कोको का मतलब है कोटापुरम से कोल्लम, लेकिन ये नाम है। दूसरा स्टेशन है उद्योग मंडल, जो कहां से? कोची से पाथलम तक। कोची से पाथलम तक। अब कोची से पाथलम तक जो चल रहा है, कहां से कहां तक? कोची से पाथलम तक जो चल रहा है, उसको हम किस नाम से जान रहे हैं? बताओ किस नाम से जान रहे हैं? कोची से पाथलम को हम उद्योग मंडल के नाम से जान रहे हैं। कोची से पाथलम जो है, इसको हम उद्योग मंडल कह रहे हैं। बस यही समझाना चाह रहा हूं। उद्योग मंडल में कौन आ रहा है? कोची से पाथलम। लेकिन जिसको हम चंपकारा कह रहे हैं, चंपकारा में 2 जगह आएगी। कहां से लेकर कहां वाले को चंपकारा कह रहे हैं? कोची से अवला मुंगल को। कोची से अवला मुंगल, ये देखो लिखा हुआ, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। अवला मुंगल क्या है? कोची से अवला मुंगल। अब याद है, अब समझ में आया। 3 स्टेशन है। पहला कोको के नाम से याद किया, दूसरा उद्योग मंडल जिसमें 2 जगह, और तीसरा चंपकारा जिसमें भी 2 जगह। चंपकारा में 2 जगह है। चंपकारा कोची से अवला मुंगल, और उद्योग मंडल में कोची से पाथलम। इसमें थोड़ी माथापच्ची करना है आपको, जब ये समझ में आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है। कौन सा है भाई? 3। आगे देखिए, इस जलमार्ग की घोषणा फरवरी 1993 में की गई। है भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं इससे। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
राजमार्ग संख्या जो आज 3 कहलाता है वो सबसे पहले बनाया गया। जलमार्ग है जिसके पूरे विस्तार में 24 घंटे नावें चलती रहती है। जब नाव में बैठना चाहो, जब आपका मन करे आप नाव में जाके बैठ सकते हो। 24 घंटे नावें यहाँ चलती रहती है। कितने घंटे चलती रहती है? 24 घंटे। जलमार्ग संख्या 3 का विस्तृत ब्यौरा आपके सामने यहाँ है। पश्चिम तट जो है कोटापुरम से कोलम तक है। उद्योग मंडल जो नहर है वो कोच्चि से पातलम सेतु तक है। और चपकारा नहर जो है कोच्चि से अंबला मुगलम तक है, मुगल तक है। अब समझ में आ गया ना? जिसमें माता पर्ची कर रहे थे वो ये चीज है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, जिसमें 168 तो कहां से कहां तक है? पश्चिम तट पर जो कोटपुरम से कोल्लम तक चलता है। 23 किलोमीटर उद्योग मंडल नहर जो है वो कोच्चि से पातलम तक चलती है। और 14 किलोमीटर चमकारा नहर जो कोच्चि से अंबला मुगल तक चलती है। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आ गया सर, पहले नहीं आया था। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। बताओ केरल पे 3 वाला, असम में पढ़ के तो आए हैं 2 वाला, और यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल पहला वाला। ठीक है ना? बताओ भागीरथी गंगा वो सब पहले वाले में, असम वाले में हम देख के आए ब्रह्मपुत्र। और ये तो तटों पे था, नहरों पे था। ये किस पे था? तीसरा वाला नहरों पे। अब हम देख रहे हैं 4 नंबर वाला। कौन सा देख रहे हैं? 4 नंबर वाला। ये उतना ही इंटरेस्टिंग है जितने बाकी थे। तो इसकी एक एक चीज को हम समझते हैं। इस जलमार्ग की घोषणा 25/11/2008 को की गई। क्या बात है इसकी? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के अंतर्गत भद्राचलम से राजमुंद्री के बीच गोदावरी नदी के जलमार्ग को, वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच कृष्णा नदी जलमार्ग को, काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच नहर जलमार्ग को शामिल किया गया। मतलब 3-3, चौथा वाला आया है तो 3 बड़े बड़े जलमार्गों को मिक्स करके खुद अपने आप में चौथा कहलाया है। बात समझ में आ रही है? चौथा वाला जलमार्ग आया है तो 3 छोटे छोटे जलमार्ग जो अलग दिखते थे, वो नहीं जो पहला दूसरा हमने तीसरा पढ़ा है, वो नहीं, अलग अलग छोटे जलमार्ग जो थे जिनका कोई लेवल ही नहीं था, उनको एक करके खुद चौथा बादशाह बन के बैठा है। किस किस को साथ लिया इसने? देखिए, ये 2008 में बना और इसके अंदर भद्राचलम से राजमुंद्री के बीच गोदावरी नदी पे जो जलमार्ग चलता था वो, वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच कृष्णा नदी पर जो जलमार्ग था वो, पहले किस नदी वाले जलमार्ग को लिया इसने? देखो, भद्राचल से राजमुंद्री, यानी मैं इसको कह दूं सबसे पहले इसने शामिल किया BR को। किसको शामिल किया? BR को। और गोदावरी नदी वाला जो जलमार्ग है ये गोदावरी नदी पर था। किस पर था ये? BR गोदावरी वाले को मिलाया इसने, यानी भद्राचल से राजमुंद्री वाले को। और फिर वजीराबाद से विजयवाड़ा, यानी V बराबर V, मतलब V बराबर V, तो क्या कहेंगे इसको हम? वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच ये कृष्णा नदी वाला था। कौन सा था भाई? कृष्णा नदी वाला जो जलमार्ग है वो इसने लिया। और काकीनाडा से पुडुचेरी वाला जो जलमार्ग है, छोटा सा, जो कहाँ है? एक नहर का जलमार्ग है, नदी नहीं है ये। क्या है? नहर का जलमार्ग है। इसको इसने शामिल कर लिया और अपने आप को इसने बना लिया 1095 किलोमीटर। कितना बना लिया इसने? 1095 किलोमीटर। भाई साहब क्या खतरनाक खेल खेला इसने। BRVV की KP, क्या मतलब है इसका? BR से अपनी ट्रिक है, भद्राचल से राजमुंद्री कौन सी नदी थी? गोदावरी। VV से क्या है? वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच की हमारी ट्रिक है जो कृष्णा नदी है। और KP से हमारा काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच का नहर का जलमार्ग है। और ये सिंपल और आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये तीनों को मिलाकर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 बना है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1095 किलोमीटर। बहुत आसान है। आगे देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 2008 में बना, टोटल लंबाई 1095, कृष्णा, गोदावरी और एक नहर है उस पे बना हुआ है। 3 अलग अलग छोटे जलमार्गों से ये बना हुआ है। देखो, भद्राचलम से राजमुंद्री गोदावरी नदी 171 किलोमीटर है इसमें। वजीराबाद से विजयवाड़ा कृष्णा नदी 157 किलोमीटर है इसमें। और काकीनाडा से पुडुचेरी 767 किलोमीटर है। हमने ट्रिक भी बनाई है। इसकी क्या बनाई? BR के नाम से गोदावरी नदी लिखा हमने, इसकी VV के नाम से कृष्णा नदी, और इसकी KP के नाम से जो एक नहर है। ये क्या है? सिर्फ नहर है। देखो, इसमें नदी आ रही है गोदावरी, इसमें कृष्णा। अगर कोई आपसे पूछ ले राष्ट्रीय जलमार्ग 4, कभी कभी मैंने बीच में अगर राजमार्ग भी बोल दिया तो उसका अर्थ सिर्फ जलमार्ग है, क्योंकि हम राजमार्ग पढ़ गए तो फ्लो में आ जाता कभी कभी, लेकिन जलमार्ग पढ़ रहे हैं हम। इस पूरे लेक्चर में जलमार्ग की बात की। जलमार्ग से रिलेटेड एक छोटी सी 4 लाइन बचेगी जो हम अगले लेक्चर में लेंगे, बाकी जलमार्ग कंप्लीट।
वैसे ही पिछले लेक्चर में हमारा क्या कंप्लीट था, रेल हमारा कंप्लीट था। और फिर छोटे से टॉपिक है पाइपलाइन और वायु परिवहन, वो पढ़ लेंगे। तो 1 या 2 लेक्चर लास्ट आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की कुल लंबाई 1095 है। तो 3 डिवाइडेशन है इसके, 171 किलोमीटर पहला वाला, दूसरा 157 और तीसरा 767। देखो नहर ने कमाल कर दिया, कांकीनाडा से पुडुचेरी की नहर कितनी बड़ी होगी जो इतना बड़ा क्षेत्र लेके बैठी है, 767 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है अपना आप। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। इस जलमार्ग की घोषणा भी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के साथ ही हुई, 2008 में बनाई गई। यानी दोनों कब बने ये, 2008 में, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कौन से, 4 वाला और 5 वाला। 4 वाले ने तो कमाल कर दिया, मतलब छोटी छोटी नहरों को, कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों को, छोटे छोटे राजमार्गों को मिलाकर अपने आप खुद बड़ा जलमार्ग बन गया। यानी छोटे जलमार्गों को मिलाकर एक नेशनल जलमार्ग वो बन गया, और इसलिए सैल्यूट है उसको, चौथे वाले को। 5वां वाला भी उसी समय बना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है के अंतर्गत तालेचर से धमरा के बीच ब्राह्मणी नदी का उपयोग हुआ है। पहले तो क्या याद रखना है, जैसे ही राष्ट्रीय जलमार्ग 5 दिख जाए ब्राह्मणी नदी याद आ जाती है। कौन सी नदी याद आ जाती है, ब्राह्मणी नदी। बताओ ब्रह्मपुत्र नदी कब याद आती है, बताओ केरल कब याद आता है। ये सारे जलमार्ग बता रहा हूं मैं। केरल का नाम आते आपको एक जलमार्ग याद आ जाना चाहिए, असम का नाम आते आपको एक जलमार्ग याद आ जाना चाहिए, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आते आपको एक जलमार्ग याद आ जाना चाहिए। अगर गोदावरी कृष्णा का नाम आते एक जलमार्ग, जो अभी पिछला पढ़ा है हमने, आपको एक जलमार्ग याद आ जाना चाहिए। और ब्राह्मण देवता की ब्राह्मणी नाम याद आते ही फाइनल हमारा जो है 5वां जलमार्ग वो हमें याद आ जाना चाहिए। ब्राह्मण कहां से कहां तक, तालेचर से धमरा के बीच चलता है। तालेचर से धमरा, तालेचर से धमरा 5वां जलमार्ग। उन सर की तरह तो उछल उछल के 5वां जलमार्ग तालेचर से कौन सा स्थान, धमरा। जैसे हल्दिया से कौन सा पहला वाला, कहां तक, इलाहाबाद तक, वैसे ही ये तालेचर से धमरा तक है ब्राह्मणी नदी में। जलमार्ग को जियोन खली से चरवतिया के चीच पूर्वी तट नहर जलमार्ग को गरबतिया से धमरा के बीच मदाई नदी जलमार्ग को, ये क्या कर रहे हैं आप सोच रहे हैं, क्या आ रहा है बीच में, ऐसे क्या बोल रहे हो सर। मतलब ये भी छोटे छोटे जलमार्ग को, 5वां और 4था जो जलमार्ग है वो छोटे छोटे जलमार्गों को साथ लेके चल रहे हैं। वो वसुदेव कुटुंब की धारणा रखते हैं कि सारा विश्व भी हमारा परिवार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो ये है 5वां, ये क्या करता है, जियोन खली से चरवतिया के बीच चीच पूर्वी तट जो नहर है उसको शामिल कर लेता है। उसके बाद गरबतिया से धमरा के बीच मताई नदी जलमार्ग से होते हुए और मंगलगढ़ी से पारादीप के बीच महानदी के डेल्टाई क्षेत्र के जलमार्ग को शामिल किया है। और इस जलमार्ग की कुल लंबाई हो जाती है 623। आप तो इसको सिर्फ टी यानी जो तय से आ रहा था और धुमरा ये याद रखना है, और इसकी लंबाई याद रखना है, ज्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है। पूछा कौन सा जाता है, पहला दूसरा तीसरा आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए। जियोन, ये यहाँ डायग्राम आ गया, ठीक है ना। मैं इसलिए अलग से नहीं लिख रहा था इसको, इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे अलग तरह से लिखा हुआ है, इसलिए एक डायग्राम लास्ट में मैंने इस बार इन तीनों लास्ट के जो जलमार्ग है उनमें लिया है। देखो जियोन खली पश्चिम बंगाल में है, चरवतिया उड़ीसा में है, तालचेर उड़ीसा में, और खरसुआ जो है धमरा नदी पर है, और मंगलगढ़ी जो है उड़ीसा में है। इन तीनों चारों को साथ लेकर जो बना है वो बना है हमारा 5वां जलमार्ग। ये जियोन खली से लेकर चरवतिया तक उड़ीसा में पूर्वी तट जो नहर है इसकी लंबाई 270 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है। चरवतिया से धमरा तक ये चलता है 40 किलोमीटर, तालेचर से धमरा तक चलता है 265 किलोमीटर, और खरसुआ से धमरा नदी तंत्र मंगलगढ़ी उड़ीसा पारादीप तक चलता है 101 किलोमीटर, और इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 623 किलोमीटर, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये था हमारा जलमार्ग, जिसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है उसको हम जल्दी कर लेंगे। मतलब पहला जलमार्ग से लेकर 5वें जलमार्ग तक 3 आपको आसानी से याद हो गए होंगे, चौथा भी आपको आसानी से याद हो गया। 5वां थोड़ा डिफिकल्ट टाइप था, उसका लोड नहीं लेना है, जितना हो सके उसको याद करने का प्रयास करना है। मिलते हैं एक शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।